हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। तो आज जो हम पीवाईक्यू करेंगे वो हमारे डीएसएसबी टीजीटी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बन रहे थे, जो थोड़े बेसिक थे, वो मैंने नहीं लिए। ठीक है, थोड़े से मतलब जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहे थे तो वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पीवाईक्यू रहेंगे ये डीएसएसबी टीजीटी वाले होंगे। अभी तक हम डीएसएसबी पीजीटी मेल और फीमेल वाले हमने क्या किए हैं, पीवाईक्यू हमने किए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट रिगार्डिंग मेन फंक्शन इन C++। देखो, मेन फंक्शंस के बारे में पूछा है C++ में। इट इज़ ए यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। नो, ये क्या होता है आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इट इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे क्या है फॉल्स है, क्योंकि मेन क्या होता है प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। हमारे जो फंक्शंस होते हैं यूज़र डिफाइंड होते हैं, जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है वो यूज़र डिफाइंड होते हैं। और कुछ फंक्शंस जो होते हैं हमारे ऑलरेडी हमारे एग्जिस्ट करते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, वो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे इसमें प्रोग्रामिंग में, तो वो होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो मेन फंक्शन कैसा है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इंटरचेंजेस विल हैपन व्हेन द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स ऑफ शॉर्टेड इज शॉर्टेड यूजिंग द बबल शॉर्ट। देखो, इन्होंने कहा बबल शॉर्ट से इस लेटर को क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, तो आपको बताना है हाउ मैनी इंटरचेंजेस। देखो, जब आप बबल शॉर्ट करते हो, देखो बबल शॉर्ट वर्क कैसे करती है। बबल शॉर्ट में क्या होता है, सपोज करो आपके पास कोई एलिमेंट्स का क्या है, एरे है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गिवन है। बबल शॉर्ट कहता है कि आप क्या करो, पोजीशन वाइज क्या करते जाओ, कंपेयर करो, और जो एलिमेंट्स छोटा है उसको आगे लाओ, बड़े को पीछे लाओ। ठीक है, तो देखो पहले आपका जो ये फर्स्ट पोजीशन है आई, सपोज करो आपका कोई आई वेरिएबल है वो यहाँ पे है, और i+1 क्या है, ये वाली पोजीशन है। ठीक है, तो बबल शॉर्ट कहता है कि पहले आप आई को और आई की जो नेक्स्ट पोजीशन उसको क्या करो, आपस में कंपेयर करो। अगर आई लेस देन है i+1 से, तो क्या करो, आई को इंक्रीमेंट कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, इंटरचेंज करो। ऐसे ही होता है कि यहाँ पे आप देखो आई क्या लेस देन है, i+1 से नहीं है, तो और जो एल्स वाला पार्ट होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा कि आप क्या करो, इनको इंटरचेंज करो। तो 3 को यहाँ कर दो, 5 को यहाँ कर दो, और आई में क्या करते चले जाओ, i+1। अब आई क्या हो जाएगा, आई ये हो जाएगा और i+1 ये हो जाएगा। अब आप इस पोजीशन का और इस पोजीशन का कंपेयर करोगे, फिर आई में फिर इंक्रीमेंट होगा, ये वाले अब आई यहाँ हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जब हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट एलिमेंट्स तक हमने जब कंपेयर किया और इंटरचेंज किया, तब वो हमारा वहाँ पे क्या होता है, पास 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से चलते हैं। तो देखो, जब हम पास 1 की बात कर रहे हैं तो कितने कंपैरिजन होते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं n-1 यहाँ पे क्या होंगे, कंपैरिजन होंगे। और पास कितने जाएंगे, जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम। ठीक है, अगर यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट्स 5 हैं तो पास कितने होंगे, n-1 पास होंगे, और हर एक पास में कितने कंपैरिजन होंगे, n-1 ही क्या होंगे, कंपैरिजन होंगे। दूसरा क्या है, बबल शॉर्ट में क्या होता है कि जब आपका एक पास कंप्लीट होता है तो जो आपका सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, बबल शॉर्ट में ये होता है कि जो सबसे, जब आप कंपेयर करते हो छोटे एलिमेंट्स को आगे लेके आओगे, पीछे को बड़े लेके जाओगे, तो लास्ट में जो आपकी लास्ट पोजीशन होगी उस पर आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखो जब हम शॉर्टिंग करते हैं तो या तो असेंडिंग में करेंगे या डिसेंडिंग में करेंगे। बाय डिफॉल्ट हम असेंडिंग ही फॉलो करते हैं। तो असेंडिंग क्या कहता है कि सबसे पहले छोटा एलिमेंट और लास्ट पोजीशन में सबसे बड़ा एलिमेंट। तो बबल शॉर्ट यही कहती है कि जब आप एक पास कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो सबसे बड़ा एलिमेंट्स है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे क्या हो जाता है, प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे बबल शॉर्ट वर्क करती है कि पहले एक पोजीशन का दूसरी पोजीशन के साथ, फिर दूसरी का तीसरी पोजीशन के साथ, फिर थर्ड टू, मतलब इस तरह से चलता है। पोजीशन टू पोजीशन क्या होते हैं, कंपैरिजन होते हैं। और अगर छोटा एलिमेंट्स आगे है, बड़ा पीछे है, तो कोई कंपैरिजन नहीं हो, स्वैपिंग नहीं होगी या इंटरचेंज नहीं होगा। और अगर आई बड़ा है
i+1 छोटा है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंज होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, प्रोसीजर है बबल शॉर्ट का। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इन्होंने कहा कि एक आपके पास एलिमेंट है शॉर्टेड, अब आप इसको शॉर्ट करके बताओ। ठीक है, तो बताना है आपको कितने नंबर ऑफ इंटरचेंज होंगे। यहाँ पे सिर्फ इंटरचेंज पूछा है कि कितने इंटरचेंज, कंपैरिजन नहीं पूछा कि कितने कंपैरिजन। कंपैरिजन तो देखो कितने होंगे कि हर एक बार में, मतलब अभी हमने देखा अगर n एलिमेंट्स है तो n-1 कंपैरिजन होंगे। ठीक है, और पास कितने होंगे, n-1 ही पास होंगे। तो टोटल कितने कंपैरिजन होंगे, n-1 इंटू n-1। ठीक है, तो टोटल कंपैरिजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, n-1 कंपैरिजन होंगे। और एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स है तो n इंटू n-1 कंपैरिजन यहाँ पे क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटरचेंज की बात हुई, तो देखो इंटरचेंज कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो कैसे है, शॉर्टेड, SORTED ये है। ठीक है, फर्स्ट आप देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाली हमारी आई पोजीशन है, ये हमारा i+1 है, तो यहाँ पे पहले इनका कंपैरिजन हुआ। तो क्या S और O, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे S पहले आता है, सॉरी O पहले आता है, S बाद में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकली इसको शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कंपैरिजन हुआ, सॉरी फर्स्ट इंटरचेंज हुआ, O आगे आ गया और S पीछे चला गया। ठीक है, क्योंकि O पहले आता है अल्फ़ाबेट में, S बाद में आता है, तो फर्स्ट इंटरचेंज हुआ, पहले कंपैरिजन हुआ S और O का, और फिर इंटरचेंज भी हुआ। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इंटरचेंज काउंट करने हैं, कंपैरिजन काउंट नहीं करनी। तो पहला इंटरचेंज यहाँ पे हुआ कि O आगे आया, S पीछे गया, बाकी आपकी लिस्ट क्या रही, एज इट इज़ रही। ठीक है, अब पोजिशन यहाँ पे, अब I पहले यहाँ था, अब I हमारा इस पोजिशन पे आ गया, i+1 पे। ठीक है, हम पोजीशन टू पोजीशन देखते हैं, एलिमेंट्स का नहीं देखते, हम सिर्फ पोजीशन की को देखेंगे। अब आई मेरा ये है, i+1 ये है, तो अब इसका और इसका क्या, S का और R का कंपैरिजन हुआ। ठीक है, तो R पहले आता है अल्फ़ाबेट में, S बाद में आता है, तो सेकंड जो इंटरचेंज हुआ वो क्या हुआ, O, R आगे आ गया, S, T, E और D ऐसे हुआ। ठीक है, उसके बाद अब मेरा आई कहाँ गया, अब मेरा आई यहाँ पे चला गया। ठीक है, पहले आई यहाँ था, i+1 ये था, अब आई में क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट करते चले जाओ, और i+1 तो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आई मेरा यहाँ है, टी मेरा यहाँ है, तो S और T में कंपैरिजन हुआ, तो S और T में सिर्फ कंपैरिजन हुआ, बट S पहले ही आता है अल्फ़ाबेट में, T बाद में आता है, तो यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, हमने सिर्फ इंटरचेंज काउंट करने हैं, तो यहाँ पे कोई इंटरचेंज नहीं हुआ। अब आई मेरा यहाँ पे आ गया, और अब मेरा i+1 ये हो गया, क्योंकि हमें आई को 1-1 शिफ्ट करते जाना है। तो अब आई मेरा इस पोजीशन पे है, i+1 मेरा ये है। अब टी और ई में कंपैरिजन हुआ, तो टी बाद में आता है, ई पहले आता है, तो थर्ड इंटरचेंज यहाँ पे हुआ, क्या रहा, O, R, S, E और T और D, लास्ट में D। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा थर्ड इंटरचेंज हुआ T और E का। नेक्स्ट अब आप देखो, अब मेरा आई कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, और मेरा i+1 नेक्स्ट पोजीशन हो गई। ठीक है, अब T और D का कंपैरिजन हुआ, T और D में भी D पहले आता है, T बाद में आता है, तो जो फोर्थ इंटरचेंज होगा उसमें हमारा क्या रहेगा, O, R, S, E, D और T। तो यहाँ तक हम 4 कंपैरिजन जो है कर चुके हैं। ठीक है, फोर्थ कंपैरिजन हो चुका है, O, R, S, E, D, T। अब आप देखो कि जब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जब एक यहाँ पे देखो इंटरचेंज तो 4 हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कंपैरिजन कितने हुए, n-1 कंपैरिजन हुए। यहाँ पे भी हमने S और T को कंपेयर किया था, बट वो इंटरचेंज नहीं हुआ। ठीक है, हम यहाँ पे इंटरचेंज काउंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन पूछे कि एक पास में कितने कंपैरिजन हुए, तो 5 कंपैरिजन हुए हैं। ठीक है, तो 6 टोटल एलिमेंट्स हैं, n-1 मतलब 5 कंपैरिजन हुए हैं। एक कंपैरिजन हमारा S और T का हुआ था, बट S और T में S छोटा था, T बड़ा था, तो इसलिए यहाँ पे हमारा इंटरचेंज नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पे हमारे 4 आए हैं, इंटरचेंज हमारे 4 हुए, बट कंपैरिजन यहाँ पे भी कितने हुए, 5 हुए हैं। ठीक है, तो मतलब एक पास हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जब हमारा पास 1 कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद आपकी जो सिक्वेंस है वो क्या रहेगी, तो उसके बाद पास 1 के बाद हमारी सिक्वेंस ये रही। नेक्स्ट अब हमारा देखो यहाँ पे क्या होगा, T जो है वो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल अपनी करेक्ट पोजीशन पे चला गया है, कि जो T की इस सीक्वेंस में जो T की पोजीशन थी, सबसे लार्जेस्ट पोजीशन जो थी, वो T वहाँ पे जा चुका है। ठीक है, अब फिफ्थ में हम देखेंगे, अब दोबारा से फिर कंपैरिजन स्टार्ट होगा। अब हमारा कंपैरिजन किसका होगा, O और R का होगा। ठीक है, तो O और R में आप देखो कौन आएगा पहले, O पहले आता है, R बाद में आता है, तो यहाँ पे कोई भी इंटरचेंज नहीं हुआ, सिर्फ कंपैरिजन हुआ। पास 2 में फिर कंपैरिजन हुआ। अब देखो
पास जब 2 चलेगा तो हमारा टी हमारा क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 हैं। मतलब अब हमारे n-5 - 1 मतलब 4 कंपैरिजन होंगे। ठीक है, कंपैरिजन 4 होंगे। इंटरचेंज हम देखते हैं कितने होंगे अभी सेकेंड पास में। तो जब हम फिफ्थ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो पहला कंपैरिजन हुआ और आर का। तो ओ और आर में ओ छोटा है, आर बड़ा है, तो यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा। अब कंपैरिजन होगा हमारा आर और एस का। ठीक है, तो आर और एस का जब कंपैरिजन किया हमने तो आर और एस भी, आर पहले आता है एस बाद में आता है, तो यहाँ भी हमारा क्या हुआ, इंटरचेंज नहीं हुआ। कंपैरिजन 2 हो चुके हैं सेकंड पास में, बट इंटरचेंज यहाँ पे कोई भी नहीं हुआ। अब हमारा हुआ एस और ई का। ठीक है, क्योंकि अब आई हमारा एस, ये वाली पोजीशन होगी, आई प्लस 1 ये वाली हुई, तो अब हमारा एस और ई का कंपैरिजन हुआ तो ई आगे आएगा। तो जो हमारा फिफ्थ कंपैरिजन हुआ वो हुआ ओ आर ई एस डी टी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे 3 कंपैरिजन हो चुके हैं सेकंड पास में, बट इंटरचेंज हमारा भी एक ही हुआ है, क्योंकि ओ और आर में कोई इंटरचेंज नहीं हुआ, आर एस में भी कोई इंटरचेंज नहीं हुआ। अब एस और ई का इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, अब हम सिक्स कंपैरिजन देखते हैं। सिक्स कंपैरिजन देखो, अब हमारा ई और एस का हो चुका है, तो अब हमारा किसका होगा, एस और डी का होगा। अब आई हमारा ये है और आई प्लस 1 ये है, तो एस और डी का कंपैरिजन हुआ तो डी छोटा है, एस बड़ा है, तो ओ आर ई डी और एस। ठीक है, टी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हो गया हमारा। अब हमारा किसका हुआ, तो यहाँ पे 4 कंपैरिजन हो चुके हैं, सॉरी 3 कंपैरिजन हो चुके हैं, एक इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, अब ओ आर का किया हमने, फिर आर एस का किया, फिर हमने एस और ई का किया, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो सेवन्थ, देखो अब हमारा डी और एस का कंपैरिजन हुआ, तो देखो डी और एस में डी आगे ही रहेगा और एस पीछे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 पास कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि जब हमने सेकंड पास स्टार्ट किया तो हमारा एक एलिमेंट शॉर्ट हो चुका था। हमारे सिर्फ 5 एलिमेंट्स रहते थे, तो 4 कंपैरिजन हुए और उसमें सिर्फ एक ही यहाँ पे हुआ है, 2 हमारे यहाँ पे इंटरचेंज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जब 6 इंटरचेंज हुआ तो सिक्वेंस क्या रही, ओ आर ई डी एस टी। ठीक है, याद रखना ओ आर ई डी एस टी। तो क्या 6 कंपैरिजन में हमारा क्या रहा था, ओ आर डी ई एस टी, यही रहा ओ आर, सॉरी ई डी था, ई डी एस टी ये था। ठीक है, तो 6 हो गया। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन हम करेंगे दोबारा से। अब एस और, अब हमारा जब सेकंड पास कंप्लीट हुआ तो एस और टी हमारे क्या हुए, करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके। टी पहले पास में चला गया, एस हमारा सेकंड पास में क्या हो गया, जो है अपनी पोजीशन पे आ चुका है। अब दोबारा से फिर हुआ, अब ओ और आर का कंपैरिजन हुआ तो ओ साइज छोटा है, आर बड़ा है, तो कोई यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा, कंपैरिजन होगा। अब देखो कितने कंपैरिजन होंगे, अब हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स बचे, तो हमारे यहाँ पे 3 कंपैरिजन होंगे, n-1 कंपैरिजन होंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ओ आर में कोई कंपैरिजन हुआ बट इंटरचेंज नहीं हुआ। अब आर और डी का, आर और ई का, आर और ई का जब हमने कंपैरिजन किया तो ई छोटा है, तो ओ ई आर डी एस टी। ठीक है, हो गया। अब 8th, अब देखो नेक्स्ट जो होगा हमारा कंपैरिजन वो किसका होगा, अब आर ई पोजिशन का हो चुका था, अब हमारा आर और डी का हो। अब हमारा आई की वैल्यू, आई ये है और आई प्लस 1 ये है। अब हमारा आर और डी का कंपैरिजन हुआ, तो जब आर और डी का कंपैरिजन हुआ तो ओ ई, यहाँ पे फिर इंटरचेंज हुआ, डी आगे आया, आर एस और टी। ठीक है, अब हमारा किसका होगा, आर और एस का होगा। ठीक है, आर और एस का होगा, तो फिर हमारा आर और एस में तो आर छोटा है, एस बड़ा है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, पास 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। 4 कंपैरिजन हुए और यहाँ पे 2 इंटरचेंज हुए यहाँ भी। ठीक है, तो 8th जो उसमें हमारी क्या सीक्वेंस रही, ओ ई डी आर एस टी। अब जब 3 पास हो चुके हैं तो हमारे लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो हमारे अपनी करेक्ट पोजीशन पे जा चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पास होगा हमारा 4 पास, पास नंबर 4 हमारा स्टार्ट होगा। तो फिर कंपैरिजन हुआ किसका, ओ और ई का कंपैरिजन हुआ। ठीक है, तो जब हमारा 9th पास चलेगा, 9th इंटरचेंज क्या होगा, और ई का होगा। फर्स्ट कंपैरिजन हुआ ओ और ई का, तो ई छोटा है और ओ बड़ा है, तो यहाँ पे आया ई ओ डी आर एस और टी। ठीक है, तो 9th में हमारा ई ओ डी आर एस टी। अब हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन किसका होगा, अब आई हमारा ये वाली पोजीशन है और आई प्लस 1 ये वाली है। ठीक है, तो अब ओ और डी का कंपैरिजन होगा।
ठीक है। जब ओ और डी का कंपैरिजन हुआ तो डी छोटा है ओ बड़ा है, तो यहाँ पे फिर इंटरचेंज हुआ, तो जो हमारा 10th इंटरचेंज होगा वो क्या रहेगा, ई डी ओ आर एस और टी। ठीक है। अब फिर ओ और आर का हुआ तो ओ और आर में ओ आगे रहेगा आर पीछे रहेगा। अब आप हमारा जो 4 पास कंप्लीट हो चुका है तो हमारे जो ये वाले एलिमेंट्स है ये हमारे फिक्स हो चुके हैं, मतलब करेक्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो पास 5 चलेगा उसमें हमारा कंपैरिजन होगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, 2 ही, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हमारे करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब हमारे सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे हैं तो एक कंपैरिजन होगा यहाँ पे। अब ई और डी का कंपैरिजन हुआ तो यहाँ पे भी इंटरचेंज होगा, क्योंकि डी छोटा है ई बड़ा है, तो 11th इंटरचेंज हुआ उसमें हमारा आया डी ई ओ आर एस और टी। ठीक है। तो यहाँ पे कितने इंटरचेंज हुए, 11th इंटरचेंज में क्या होगा, ये जो हमारा जो ये सीक्वेंस ऑफ लेटर्स था वो क्या हो गया, हमारा शॉर्ट हो गया है। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ये हमारा शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे कितने इंटरचेंज हुए, यहाँ पे 11 इंटरचेंज हुए हैं। ठीक है। कंपैरिजन कितने हुए, देखो कंपैरिजन तो हमने हर बार किया है, हर एलिमेंट्स का, हर पोजीशंस के साथ किया है। ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमें हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि आई अगर छोटा है i+1 से तो हम इंटरचेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज तो यहाँ पे कितने हुए हैं, 11 हुए हैं, और कंपैरिजन यहाँ पे कितने हुए हैं, n × n-1 कंपैरिजन यहाँ पे हुए हैं। ठीक है। क्योंकि हमने हर पास में हमारे कितने हुए, हर पास में हमने कितने कंपैरिजन करे हैं, जितने एलिमेंट्स रहते थे उनसे एक कम कंपैरिजन हुए हैं। ठीक है। तो अगर इसका आंसर देखें तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 11, कि अगर जब हमने शॉर्टेड को बबल शॉर्ट से क्या किया, शॉर्ट किया है, तो यहाँ पे 11 इंटरचेंज हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ ए कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट ग्रैम्बलिंग। ठीक है। तो देखो ये आपकी क्या होती है, इस टाइप का जो फीचर है आपके, देखो स्पीड का होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो फास्ट मोड में काम करता है, इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है। वर्सटिलिटी क्या बोलती है कि जब हमारा एक सिस्टम है वो मल्टीपल वर्क करता है, ठीक है, डिफरेंट वर्क करता है, वो फीचर्स क्या होता है, वर्सटिलिटी होती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका डेलीजेंसी। ठीक है। तो जो जब हमारा सिस्टम विदाउट किसी एरर के क्या करता है, कितने आवर्स वर्क करता है, वो क्या बताता है, सिस्टम की डेलीजेंसी बताता है। तो जो ये फीचर होता है वो आपका क्या होता है, डेलीजेंस। ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डेलीजेंस, कि जब आपका कंप्यूटर्स मतलब विदाउट एनी एरर क्या करता है, वर्क करता है, तो वो आपका क्या बताता है, सिस्टम की डेलीजेंसी बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज बेस 7 इज 777। देखो इन्होंने कहा अगर कोई बेस 7 का नंबर है 4 डिजिट का, तो उसका जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 777 होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें पता है अगर बेस 7 है तो उसके अंदर आपकी जो डिजिट रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये सिर्फ ये डिजिट रहेंगे। जब बेस 9 होता है, सॉरी बेस 10 होता है, तो 0 to 9 डिजिट आपके उस नंबर में हो सकते हैं। ठीक है। तो मतलब जो बेस होता है उससे एक कम डिजिट ही आपके नंबर में आएंगे। तो जब बेस 7 है तो उसमें सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट आ सकते हैं, 7 डिजिट उसमें आएगी ही नहीं। जब बेस 8 होता है तो 0 to 7 डिजिट आती है, तो 7 होगा तो 0 to 6 डिजिट आएंगे। तो यहाँ पे बोला 777 है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। ठीक है। क्योंकि 7 बेस में 7 जो डिजिट होगी वो नहीं आ सकती। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 10, तो ये तो आपकी करेक्ट हो गई, इनकरेक्ट हो गई। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज बेस 8 इज 1111। देखो उसने कहा 111 होगा, ऐसा नहीं होता जब आप बेस 8 की बात कर रहे हो। ठीक है। देखो कोई भी स्मॉलेस्ट डिजिट होगी, स्मॉलेस्ट डिजिट वही होती है जब आपका क्या हो, कोई नॉन जीरो नंबर हो। ठीक है। आप अगर आपका नंबर 0 से स्टार्ट है तो वो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर वही होता है जब आपका फर्स्ट प्लेस पे क्या हो 1 हो। ठीक है। तो यहाँ पे 8 बेस का स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी 8 बेस का 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है। 4 डिजिट का ये होगा, मतलब उसकी जो ये होगी एमएसबी होगी, एमएसबी में 1 होगा तो वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो ये आपका 8 बेस का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 111 नहीं होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है। ठीक है। क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर वही होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, जो एक नॉन जीरो नंबर होता है वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो 1 से स्टार्ट होगा, बाकी अगर पोजीशन पे आप 0 कर दो तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 8 बेस का। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा
वो आएगा नाइदर वन और नॉर टू। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है ना फिर सेकंड स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट। देखो जो बबल शॉट है उसकी जो वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। ठीक है, ये आपकी वर्स्ट केस की होती है। तो यहाँ पे देखो log 2 नहीं होगा तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर ये होगा। तो यहाँ पे देखो x2 नहीं है, ये x स्क्वेयर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which inbuilt function in C is used to read string from the system console। ठीक है, मतलब जब सिस्टम कंसोल से कोई स्ट्रिंग रीड करनी है तो कौन सा फंक्शन यूज होता है, वो आपका होता है सी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी गेट होता है। अगर आपको करेक्टर रीड करना है तो गेट कैर होता है, और अगर आपको एक स्ट्रिंग रीड करना है तो आपको यहाँ पे सी गेट फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड रिटन इन सी। देखो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसकी आउटपुट पूछी है। तो यहाँ पे देखो प्रिंट एफ में लिखा है %d%d%d। इट मीन्स आपको जो आउटपुट मिलेगी वो किस में मिलेगी, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को। ठीक है, मतलब जो आपकी आउटपुट आएगी वो इंटीजर में आएगी, मतलब इंटीजर मतलब एक डेसिमल में आएगी, सॉरी इंटीजर नहीं डेसिमल में। ठीक है, आउटपुट क्या होगी, डेसिमल में आएगी। अब यहाँ पे लिखा है 62 O62 या फिर 0x या फिर OX62। देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आपका डेसिमल नंबर है, ये आगे जो जीरो लगी है ये O है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका नंबर क्या है, ऑक्टल है। ठीक है, और ये 0x जो लिखा हुआ है, 0x या OX जो लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका कैसा नंबर है, हेक्सा नंबर है। ठीक है, मतलब ऑक्टल में आगे O लगाते हैं या 0 लगाते हैं, और हेक्सा में O0x लगाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स आपका ये डेसिमल नंबर है, ये ऑक्टल नंबर है और ये हेक्सा नंबर है। अब ये कह रहा है आउटपुट जो प्रिंट होगी वो आपकी क्या होगी, डेसिमल में प्रिंट होगी। तो फर्स्ट आउटपुट तो क्या आएगी, 62 तो ऑलरेडी डेसिमल में है, तो पहली आउटपुट तो क्या आ जाएगी, 62 ही आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑक्टल में 62 है, ये ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल में 62 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो आउटपुट डिस्प्ले होगी, प्रिंट होगी, वो सिर्फ डेसिमल नंबर को ही प्रिंट करेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 62 को, ये ऑक्टल नंबर है, इसको हमें किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्टल टू डेसिमल मतलब अदर बेस टू डेसिमल जब आप जाते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, डेसिमल टू अदर बेस जाना है तो डिवाइड करते हैं, डी से डेसिमल, डी से डिवीजन, ऐसे याद रख सकते हो कि डेसिमल से आप किसी भी दूसरे बेस में जाओ तो आपको डिवाइड ही करना है, बट अदर बेस टू डेसिमल आप जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है बेस से। तो यहाँ पे 8 की पावर वेट से क्या होगा, जो ऑक्टल का वेट होता है उससे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि ये जो वेट कैसे निकलता है कि ये बेस की पावर पोजीशन, बेस की पावर पोजीशन, ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, बेस यहाँ पे 8 है, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, ये आपका क्या हो जाता है, वेट आ जाता है। ठीक है, इसको आप बोलते हो वेट। तो वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 8 की पावर 1 क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 या 48, 48 + 2 मतलब 50। तो आप क्या है कि जो ये जो नंबर है ऑक्टल 62 है, उसको आप डेसिमल में क्या बोलते हो, 50। ठीक है, तो डेसिमल में ये क्या है, 50 है। इसी तरह हमें यहाँ पे हेक्सा नंबर है 62, तो हेक्सा को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही अदर बेस टू डेसिमल, आपको वेट से क्या करना है, जो उस नंबर का क्या है वेट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1। ठीक है, 16 की पावर 1 0 1 होता है, 16 की पावर 1 16 ही होगा, और 16 6 जा 96 होता है, और प्लस में 1 2। ठीक है, तो ये होगा आपका 98। तो जो आपका ये नंबर है ये आपका डेसिमल में क्या है, 98 है, ये आपका 50 है और ये आपका 62 है। तो देखो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में देखो यहाँ पे आएगा 62, 50 और 98। तो ये आपकी क्या रहेगी आउटपुट। यहाँ पे ये क्या हुआ, ये डेसिमल नंबर प्रिंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टल में और हेक्सा में नंबर गिवन थे, प्रिंट आपको डेसिमल में करने थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कन्वर्जन किया है। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 625098। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रनिंग टाइम ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम व्हेन n इज इक्वल टू, ये है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि बाइनरी सर्च में हमें पता है कि टाइम जो लगता है वो क्या लगता है, बाइनरी सर्च का, एक सेकेंड,
बाइनरी सर्च में क्या होता है हमारा, log 2 होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log 2 होता है। तो जब आप इस n की वैल्यू का क्या करोगे, log 2 करोगे, मतलब आप इसको 2 की पावर में लिखोगे, तो 2 की पावर 14 जो होता है ना, वो होता है 16,000 समथिंग होता है, ठीक है, ये 12,000, तो ये आपका इसके अंडर लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर जो होगा 14 होगा, क्योंकि आप 12,000 को एग्जैक्ट 2 की पावर में नहीं लिख सकते, तो हम इससे ज़्यादा वाली जो नंबर होगा, पावर होगी, वो लिखेंगे। तो 2 की पावर जो 14 होता है वो आपका होता है यहाँ पे 16,384 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप 12,000 को क्या कर सकते हो, ये आपका आ सकता है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री में तो कितने आपकी जो रनिंग टाइम कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पिकोसेकंड, 1 पिकोसेकंड जो होता है वो आपका ये आपको सिर्फ याद रखना है, जो 1 पिकोसेकंड होता है वो आपका 10⁻⁻12 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, करेक्ट पूछा है। फर्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल ठीक है। देखो मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को जब आप कंबाइन करते हो तभी आपका क्या बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया बनता है। लैन से आपका मैन बनता है, और मैन मल्टीपल मैन को आप क्या करते हो, ग्रुप बना के कंबाइन करके आप वैन बनाते हो, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क का कलेक्शन आपका मैन होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन एरिया सपोर्ट बोथ डेटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन। हाँ देखो, मेट्रोपॉलिटन में आप डेटा भी ट्रांसमिट कर सकते हो, वॉइस भी, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे भी क्या है, ट्रू है। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसक्यूएल डेटा टाइप। देखो एसक्यूएल की डेटा टाइप नहीं है, एसक्यूएल के अंदर रियल डेटा टाइप होता है, टाइम स्टैम्प भी होता है और इंटरवल भी होता है, ठीक है। हमने जब एसक्यूएल फंक्शंस आपने पढ़े होंगे तो एसक्यूएल फंक्शंस में हम इंटरवल भी निकालते हैं, टाइम स्टैम्प भी निकालते हैं, रियल भी निकालते हैं, तो ये आपकी डेटा टाइप होता है। बट बेस जो होता है वो कोई डेटा टाइप यहाँ पे नहीं होता। तो नोट पूछा है तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे बोला, ए रेलवे क्रॉसिंग हैज़ 4 रेलवे ट्रैक, इफ ए ट्रेन कम्स ऑन एट लीस्ट वन ऑफ द ट्रैक्स द क्रॉसिंग हैज़ टू बी क्लोज्ड, विच गेट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट दिस। अब देखो यहाँ पे बोला एक जो रेलवे क्रॉसिंग है उसमें 4 ट्रैक हैं, ठीक है, मतलब 4 ट्रैक हैं। उन्होंने बोला अगर ट्रेन आती है तो इनमें से कोई भी एक ट्रैक जो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है, उस ट्रैक को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो और क्रॉसिंग क्या हो जाती है, जैसे ही ट्रैक 1 हुआ तो क्रॉसिंग क्या होगी, क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो आप बताएं कौन सा गेट, देखो कौन से गेट में क्या होता है, एटलीस्ट अगर 1 आता है तो आपकी आउटपुट जनरेट होती है कि एटलीस्ट 1 इनपुट अगर हाई है तो आपकी जो आउटपुट है वो भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला अगर इनमें से कोई भी एक ट्रैक ऑन हुआ तो क्रॉसिंग जो होगी क्लोज हो जाएगी। तो ऐसा आपके और गेट में होता है, ठीक है। और गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आपकी आउटपुट 0 आती है, अगर एक भी 1 है तो आपकी इनपुट आउटपुट क्या आती है, 1 ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि अगर कोई भी एक ट्रैक क्या हो 1 होगा तो जो क्रॉसिंग है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, मीन्स आउटपुट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा गेट यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका और गेट यूज़ होगा। एंड गेट कहता है कि जब दोनों क्या हो, दोनों इनपुट हाई होंगी तभी आपका क्या होगा, आउटपुट 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर एक ट्रैक भी यहाँ पे ऑन हो जाता है, अगर ट्रेन आएगी तो एक ट्रैक क्या हो जाएगा, कोई भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। 4 में से कोई भी एक ट्रैक अगर ऑन हो गया तो आपका जो क्रॉसिंग है वो क्लोज हो जाएगी। तो इट मीन्स वो और गेट से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नोर गेट्स आर यूज टू गेट एंड गेट फ्रॉम दैम। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि कितने आपको नोर गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आपको एंड गेट बनाना है। देखो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट में आपका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है वो आपका होता है ए बी, ठीक है। और नोर गेट में आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका, नोर का मीन्स होता है और प्लस नोट, मतलब और गेट को
कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो वो आपका होता है ए प्लस बी आपका और गेट होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते, ये आपका नोर गेट होता है। तो उन्होंने बोला हम ऐसे कितने नोर गेट लगाएं कि आपका जो एंड गेट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने लगेंगे, एक सेकेंड करके देखते हैं इसको। हमने कहा हमें नोर गेट से एंड गेट बनाना है, तो हमने यहाँ पे पहले ए लिया, एक यहाँ पे हमने क्या लिया, बी लिया, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने एक नोर गेट हमने पहले यहाँ पे ए के साथ लगाया, नोर गेट का सिंबल देखो ये होता है, ठीक है। और गेट बनाया और आगे नोट गेट लगा दिया। तो एक गेट तो हमने यहाँ पे लगाया और एक गेट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि दो इनपुट, मतलब एक इनपुट एक ही यहाँ से जा रही है और एक इनपुट यहाँ से एक ही यहाँ पे जा रही है, ठीक है। मतलब दोनों इनपुट क्या है, ए जा रही हैं। तो जब दोनों इनपुट ए जाएंगी तो नोर गेट में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से ए बार आ जाएगा। ये आपका एज ए इन्वर्टर वर्क करता है। अब अगर आप किसी भी गेट के साथ ये वाला कनेक्ट कर देते हो, ये वाले जो लाइन डबल लाइन कनेक्ट कर देते हो एक ही इनपुट से, तो वो आपका नोट गेट की तरह वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका, बी बार आ गया, ठीक है। तो एक नोर गेट यहाँ पे लगा, एक नोर गेट यहाँ पे लगा, एक हमने ए इनपुट के साथ नोर गेट लगाया। अब देखो नोर गेट में दो इनपुट चाहिए, हम पहले ए पे लगा रहे तो हमने क्या किया, डबल ए कर लिया, मतलब ए को ही हमने क्या कर लिया, दो बार कर लिया। अब देखो ए और ए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तो ए बार आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसका देखो ए प्लस ए किया और उसका बार किया, तो ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है और ऊपर क्या है, बार है, तो ए बार आ गया आपका यहाँ से, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, बी, तो यहाँ से भी बी गया, यहाँ से भी बी गया। तो नोर गेट में क्या आउटपुट आती है कि बी प्लस बी का बार, यही आती है। नोर गेट में क्या आती है, दोनों का प्लस करो और उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो जब हमने दोनों तरफ से बी ही पास किया, दोनों इनपुट बी ही पास की, यहाँ से भी बी पास हुआ, यहाँ से भी बी पास हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, बी प्लस बी का बार। और बी प्लस बी क्या होता है, उसका आप बी लिख सकते हो, तो यहाँ से भी क्या आ गया आपका, बी का बार आ गया। अब एक नोर गेट उन्होंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से ए बार इनपुट गई, यहाँ से बी बार इनपुट गई। तो जब हमने इसका लगाया तो नोर गेट क्या कहता है कि दोनों इनपुट को प्लस करो, तो यहाँ से ए बार की इनपुट, यहाँ से बी बार की इनपुट, और फिर उसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बार प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब हमारे डबल कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट ए वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए मिला। अब प्लस का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा क्या आता है, इनटू आता है। और फिर बी का किया, बी का डबल बार है तो यहाँ से क्या आया, बी, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, ए बी निकालना था, क्योंकि हमारा जो एंड गेट होता है उसमें आउटपुट क्या आती है, ए और बी आती है। तो देखो यहाँ से हमारा ए बी आ चुका है। तो मतलब हमारे 3 नोर गेट्स लगाने से हमारा एक एंड गेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। देखो सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ से एक ए लगाया, यहाँ पे बी लगाया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हमें पता है दो जो हमारे ये एंड और नोट, ये हमारे दो इनपुट पे वर्क करते हैं। तो हमने एक इनपुट यहाँ से ए की दी और दूसरी इनपुट भी यहाँ पे ए की ही दी, ठीक है। यहाँ से भी एक इनपुट बी की दी और दूसरी इनपुट भी बी की दी। और फिर यहाँ पे दो इनपुट जाने के बाद यहाँ पे हमने नोट गेट लगा दिया और यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, नोर गेट लगा दिया, सॉरी, ठीक है। अब ए यहाँ से देखो, नोर गेट का हमें पता है क्या होता है सिंबल, ए जो दो इनपुट है दोनों इनपुट का प्लस करो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ से आउटपुट क्या जाएगी, ए प्लस ए का बार, यहाँ से क्या जाएगी, बी प्लस बी का बार। तो ए प्लस ए को आप ए लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या आउटपुट बन जाएगी, ए बार। बी प्लस बी को आप बी लिख सकते हो, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बी बार, ठीक है। उसके बाद एक इनपुट अब ए बार गई, एक इनपुट आपकी बी बार गई, फिर आपने यहाँ पे नोर गेट लगाया। तो नोर गेट वही है, दोनों इनपुट को प्लस करो और बार लगा दो। तो यहाँ से एक इनपुट है ए बार, दूसरी भी इनपुट क्या है, बी बार, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो जब यहाँ से इस कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हैं तो ए का जो डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इनटू हो गया, और फिर बी का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो बी आ जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, ए बी आ गई, ठीक है। तो ये ए बी आपका एंड गेट है। तो मतलब अगर आप 3 नोर गेट लगाते हो इस तरह से, तो वो आपका कैसे क्या वर्क करेगा, एंड गेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 नोर गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश इज ए डिवाइस दैट कंबाइंस ए लार्ज नंबर ऑफ लो स्पीड ट्रांसमिशन लाइन्स इनटू ए हाई स्पीड लाइन। देखो यहाँ पे बोला कि जब बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ लो स्पीड, बहुत सारी इनपुट जाती हैं और एक हाई स्पीड के आउटपुट आती है, तो वो कौन सा डिवाइस होगा। तो देखो स्विच, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर और रिपीटर। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मैनी इनपुट्स होते हैं और वन आउटपुट आती है। यही होता है कि मल्टीपल इनपुट्स आप सर्किट को देते हो और आपकी आउटपुट जो है वन जनरेट होती है। और आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, आपकी सेलेक्ट लाइन पे डिपेंड करती है कि जो एक आउटपुट आएगी उनमें से कौन सी इनपुट को वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा है कि जब लार्ज नंबर ऑफ लो स्पीड की ट्रांसमिशन लाइन है और एक हाई स्पीड की लाइन जनरेट होती है, तो वो आपका क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डेटा इज फ्रिक्वेंटली एडेड टू और डिलीटेड फ्रॉम ए फाइल द तो द वोलेटिलिटी ऑफ द फाइल की वोलेटिलिटी क्या होगी। देखो फाइल की जो वोलेटिलिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। जब आप एक हाई स्पीड में डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, हाई स्पीड में आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ऐड हो रहा है फाइल में या फिर डिलीट हो रहा है, तो वो आप तब आपके जो फाइल की वोलेटिलिटी होगी वो भी क्या होगी, यहाँ पे हाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 में आपका देखो हाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जब आप एक सिक्वेंस में क्या करते हो, फाइल को एक्सेस करते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं आप रैंडमली किसी भी डेटा को एक्सेस कर लो, फाइल में आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, हम सीक्वेंस में जाते हैं। ठीक है, पहले वन रिकॉर्ड 1 पे गए, फिर 2 पे, 3 पे, इस तरह से मतलब सीक्वेंस में आप वर्क करते हो, वो होता है आपका सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट कि एंटायर फाइल मस्ट बी रीड फॉर न्यू रिकॉर्ड इंसर्शन या रिकॉर्ड डिलीशन। बिल्कुल ठीक है कि देखो जब सीक्वेंस में फाइल है तो अगर कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड होगा या फिर कोई भी रिकॉर्ड डिलीट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे जो एंटायर फाइल है उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप फाइल रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो या फिर रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे पूरी की पूरी फाइल को दोबारा से रीड करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही ट्रू है कि एंटायर फाइल मस्ट बी रीड फॉर न्यू इंसर्शन और डिलीशंस। ठीक है, सेकेंड है ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द फाइल मस्ट बी प्रोसेस्ड टू फाइंड द लोकेशंस ऑफ द रिकॉर्ड। बिल्कुल है कि जब एवरेज की अगर बात करें, एक फाइल में सीक्वेंस में डेटा लगा हुआ है और अगर कोई भी लोकेशन आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या है, पहले आप हाफ रिकॉर्ड को फाइंड आउट करोगे क्योंकि हमें पता है वो सीक्वेंस में डेटा लगा हुआ है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट हाफ को करोगे, तो यहाँ पे एवरेज बोला है कि हाफ ऑफ द रिकॉर्ड आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रोसेस्ड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आपकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर रहेगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आप के मैप का क्वेश्चन है, मिनिमाइज द 3 वेरिएबल्स लॉजिक फंक्शन यूजिंग के मैप। देखो के मैप एक गिवन है 3 वेरिएबल्स का, और जो सम ऑफ प्रोडक्ट है वो आपका जो आपकी मेन टर्म यहाँ पे गिवन है, हमने पढ़ा था एसओपी में क्या होता है, मेन टर्म होती है और पीओएस में मैक्स टर्म होती है। तो यहाँ पे जो हमारी मेन टर्म गिवन है वो है 0, 2, 5 और 7। तो इन्होंने पूछा कि मिनिमाइज जो फंक्शंस होगा वो क्या होगा। तो देखो इसके लिए के मैप बनाते हैं, तो 3 वेरिएबल्स का के मैप बनाएंगे। तो 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 हमारे क्या होंगे, सेल होंगे। अगर n वेरिएबल्स है तो 2 रेज़ टू पावर n जो होंगे उसमें क्या होंगे, सेल होंगे। तो 8 सेल होंगे, ये आपके 8 सेल यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, के मैप में आपको पता है नंबरिंग क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 और 6 ऐसे होती है। ठीक है, ये आपकी सेल की नंबरिंग होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और आपके जो ये वाली पोजिशन है वो आपकी 0, 0 है, ये आपकी 0, 1 है, ये आपकी 1, 0 है, और ये आपकी ये आपकी 1, 1 है, और ये आपकी 1, 0 है। देखो 0, 0 मतलब 0, 1 कैसे बनेगा, 0, 1, 3 कैसे बनेगा, 1, 1, 2 कैसे बनेगा, 1, 0, 4 कैसे बनता है, अब यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन डिसाइड होती है। अब यहाँ पे ये ए है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये 0 क्या कह रहा है, ए बार है, और 1 क्या कह रहा है, ये ए है, और इधर क्या होंगे हमारे बी और सी। जब 3 वेरिएबल होते तो इस तरह से होता है, 4 होंगे तो इधर भी 2 इधर भी 2। ठीक है, फिर आपके 16 सेल बनेंगे। ठीक है, और 16 में भी ऐसे ही होगी नंबरिंग, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का है तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे बी बार सी बार होगा। ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि बी बार सी होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी और सी होगा। 10 क्या बता रहा है कि बी और सी बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो मीन टर्म बताई है वो बताई है 0 पे, मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 5 और 7 पे 1 होगा, ठीक है। तो जब पेयरिंग करेंगे हम क्या करते हैं, बड़े से बड़ा मैक्सिमम पेयर बनाते हैं, बड़े से बड़ा पेयर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है तो एक पेयर तो आपका ये बन गया और एक पेयर आपका ये वाला और ये वाला बन गया। ऐसे ही बना, एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे, तो एक पेयरिंग यहाँ पे हुई और एक पेयरिंग यहाँ पे हुई, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो क्या कॉमन आएगा। जब हम इस सेल की बात करें, इन दोनों सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। तो एक तो यहाँ पे ए कॉमन है आपका, हम पहले इस पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो ऐसे कॉमन निकालते हैं ना हम। अब ये जो सेल हैं दोनों, इन दोनों सेलों में ए क्या है, 1 ही है, ए की वैल्यू क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो ए रहेगा। और अगर इन दोनों सेल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी बार सी है और यहाँ पे बी और सी है। तो यहाँ पे बी बार सी, यहाँ पे बी सी, तो इसमें सी कॉमन रहेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ए और सी कॉमन आ जाएगा। इस पेयर से हमें क्या, हमारा कॉमन क्या आया, ए और सी। प्लस में अब हमारा दूसरा पेयर क्या है, ये वाला पेयर है और ये वाला पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन होगा। अगर हम इस लेवल पे बात करें तो इस लेवल पे हमारे ए की वैल्यू क्या है, 0 है। इस सेल के लिए भी 0 है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, चारों सेल के लिए ए की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या कॉमन आएगा आपका, ए बार, ठीक है। अब दूसरा कॉमन देखो, इसमें और इसमें कॉमन देखना है। यहाँ पे क्या है, बी बार सी बार, ठीक है। ये पोजिशन क्या बता रहा है, 0 0 क्या बता रहा है कि ये बी बार और सी बार है। और ये वाली पोजीशन क्या बता रहा है कि यहाँ पे बी और सी बार है। तो बी बार सी बार और बी और सी बार में क्या कॉमन होगा, सी बार। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया आपका, सी बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी प्लस ए बार सी बार, तो ये आपका क्या बना, यहाँ पे फंक्शन बना, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे बोला ए एक्सोर बी, तो देखो हाँ, अच्छा अब यहाँ पे देखो हमारा क्या बना था, ए सी और ए बार सी बार। तो अगर मैं इसको एक्सोर फॉर्म में लिखूँ तो ये हमारा कौन सा गेट बन रहा है, गेट की फॉर्म में लिखूँ तो ये हमारा बन रहा है ए एक्सनोर सी, यही बन रहा है। एक्सनोर का सिंबल यही होता है और एक्सनोर क्या कहता है, ए सी प्लस ए बार सी बार। तो ये आपका ए एक्सनोर सी बन रहा है, ठीक है। तो ए एक्सोर बी नहीं है, ए एक्सनोर बी नहीं है, ए एक्सोर सी भी नहीं है, ये आपका क्या है, ए एक्सनोर सी है, ठीक है। ए और सी का एक्सनोर करोगे तो आपका यही आता है, ठीक है। एक्सनोर क्या कहता है, एक्सनोर कहता है कि जब दोनों इनपुट क्या हो, सेम हो, तो अब आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और डिफरेंट हो तो क्या आएगा, 0 आएगा, यही बोलता है एक्सनोर। तो यहाँ पे देखो दोनों इनपुट सेम है, तो सेम यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ पे 0 0 है, तो मतलब दोनों इनपुट सेम है, तो आपकी इनपुट हाई आउटपुट हाई रहेगी। तो ये आपका ए एक्सनोर सी बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DASD इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फुल फॉर्म बतानी है DASD की, ये होती है आपकी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो ये आपकी होती है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है। हम 20 क्वेश्चन ही कर देते थे, तो आज मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, तो देखते हैं कितने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का क्या एडवांटेज है, देखो फर्स्ट है लॉजिक डिजाइन इज सिंप्लीफाइड, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, आपको इसको आप यूनिवर्सल सर्किट भी बोलते हो, मल्टीप्लेक्सर को आप यूनिवर्सल सर्किट बोलते हो आपका, ठीक है। इससे आप क्या करते हो, हर एक सर्किट आप बना सकते हो मल्टीप्लेक्सर से। तो लॉजिक डिजाइन आपका क्या होगा, इससे सिंप्लीफाइड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है मिनिमाइज द IC पैकेज काउंट, हाँ जो IC आपकी होगी वो भी क्या होंगे, यहाँ पे कम होंगे। थर्ड है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कि जब आप मल्टीप्लेक्सर बनाते हो तो इसमें क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। तो ये 2 एडवांटेज हैं, ठीक है। एक तो जो आपका डिज़ाइन होगा वो सिंप्लीफाइड होगा, दूसरा आपकी जो IC लगेंगी वो आपकी कम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन डैश कंप्यूटर नेटवर्क देयर इज़ नो होस्ट कंप्यूटर फॉर कंट्रोलिंग अदर कंप्यूटर्स एंड ऑल स्टेशंस आर इक्वल। मतलब इसने बोला जब हम नेटवर्क सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जब हमारे जो सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं वो आपकी क्या होती है, टोपोलॉजी होती है कि जो आपका कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे एक नेटवर्क में, वो कौन बताता है, टोपोलॉजी बताता है। तो इसमें बोला कि जब ऐसा हो कि कोई भी होस्ट नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है, सारे के सारे सिस्टम्स इक्वल्स हैं, तो वो आपकी देखो टी टोपोलॉजी नहीं है। स्टार देखो, स्टार में तो क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है और उससे आपके सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ठीक है, रिंग में भी क्या होता है, रिंग में भी आपस में सारे कनेक्ट होते हैं और एक टोकन पास होता है, टोकन के पास क्या होता है, कंट्रोल होता है सारे के सारे सिस्टम्स का। ठीक है, और ट्री टोपोलॉजी तो स्टार टोपोलॉजी उसमें होती है आपकी। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी आपकी ऐसी है जिसमें क्या होता है, सारे के सारे सिस्टम जो होते हैं इक्वल होते हैं, किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, इफ़ ए मेमोरी पार्टीशन ऑफ साइज 80K इज एलोकेटेड टू द process of size 60K, then 20K of the partition is wasted and cannot be allocated to any process, it is called। इन्होंने कहा आपकी जो मेमोरी का साइज़ है, मेमोरी का जो पार्टीशन है एक मेमोरी का, वो 80K का है। ठीक है, ये आपकी मेमोरी का साइज़ है। मेमोरी पार्टीशन मतलब मेमोरी को पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक पार्टीशन का साइज़ 80 KB है। ठीक है, और एलोकेटेड टू द प्रोसेस ऑफ साइज, कोई 60 KB की प्रोसेस आई, उसको ये स्पेस एलोकेट कर दिया, तो 20 KB जो है पार्टीशन का वो क्या रहा, इन्होंने कहा वेस्ट हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली 80 KB का साइज है, 60 KB की कोई प्रोसेस आई तो 20 KB यहाँ पे क्या हुआ, वेस्ट हुआ। और उन्होंने कहा जो ये स्पेस है वो क्या हो रहा है, कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी प्रोसेस, और ये स्पेस किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट आप नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। आपके पार्टीशंस के इंटरनली वेस्टेज हो रही है। ठीक है, इंटरनल का मतलब पार्टीशंस के अंदर आपकी वेस्टेज हो रही है। ठीक है, एक पार्टीशन था उसमें से उसके इंटरनल पार्ट्स क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 20 KB का जो स्पेस है वो क्या है, वेस्टेज है हमारी। और फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। ठीक है, तो 20 KB का जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है क्योंकि आप ये स्पेस किसी दूसरी प्रोसेस को नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोसेस एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आएगी, ये ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे कौन सी फ्रेगमेंटेशन होगी, आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि देखो जब आपका ऐसी स्पेस ऐसे वेस्टेज हो रही है, ठीक है, और लास्ट में कोई ऐसी प्रोसेस आई जो क्या कहती है कि अगर सपोज करो, देखो यहाँ पे ये 80 KB का 60 KB हुआ, 20 KB वेस्ट हो रही है, और सपोज करो ये आपके कोई 50 KB का पार्टीशन है और यहाँ पे कोई 30 KB की प्रोसेस क्या है, प्लेस है, तो यहाँ भी क्या है, 20 KB वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर अब कोई थर्ड प्रोसेस आई आपकी मेमोरी में, रेडी क्यू में, और वो कहती है कि मुझे 40 KB का चाहिए, मुझे 40 KB चाहिए मेमोरी में, तो अब आप देखो आपके पास मेमोरी में 40 KB अवेलेबल है। आप इस स्पेस को और इस स्पेस को आप क्या करो, अगर टोटल करो तो 40 KB आपके पास है, बट फिर भी आप ये प्रोसेस को आप एलोकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, कुछ पार्ट आपका यहाँ पे वेस्टेज है और कुछ आपका यहाँ पे वेस्टेज है। ये अगर ये पार्ट कॉन्टीन्यूस होता, अगर ये फ्री स्पेस कॉन्टीन्यूस होता तो आप 40 KB की प्रोसेस यहाँ पे प्लेस कर सकते थे। ठीक है, तो वो आपका होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि आपके पास जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उतना स्पेस आपके पास मेमोरी में है, बट फिर भी आप उसको एलोकेट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो स्पेस कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो वो आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला, सिर्फ सिंपली बोला है कि अगर 80 KB की है, 60 KB एलोकेट है, 20 KB वेस्टेज हो रहा है, तो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हैज़ ब्लडी एनोमली। ठीक है, ब्लडी एनोमली आपकी फीफो में होती है। ठीक है, फीफो जो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, उसमें ब्लडी एनोमली होती है। ये क्या कहती है कि देखो फीफो में ये कहती है कि अगर आपके पास मेमोरी फ्रेम सपोज करो 3 फ्रेम है, ठीक है, और जो पेज फॉल्ट हो रहे हैं वो आपके 9 हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इस मेमोरी का जो फ्रेम है वो साइज़ बढ़ा दूँ, फ्रेम साइज़ बढ़ा दूँ, 4 कर देती हूँ। ठीक है, और फिर भी आपके क्या हो रहे हैं, जो पेज फॉल्ट हैं वो सपोज करो 11 हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जब पेज फ्रेम आपके पास 3 थे तो 9 पेज फॉल्ट हुए और हमने फ्रेम साइज बढ़ा दिया, 3 से 4 फ्रेम कर दिए और फिर आपके 11 हो रहे हैं। होना क्या चाहिए, जब आप फ्रेम साइज बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो पेज फॉल्ट होगा वो कम होने चाहिए, क्योंकि पहले फ्रेम कम थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेज फॉल्ट कम होने चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा,
वो डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो गई। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है उसी को बोलते हैं ब्लेडी एनोमली प्रॉब्लम, ठीक है। और ये आपकी हमेशा फीफो में आती है, ठीक है। तो फीफो जो आपकी होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट होती है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आपकी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन डैश मॉडल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन द सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल रिलीजेस। देखो आपका जो सीरीज में मतलब क्या पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक बार रिलीज ना होके उसके कुछ पार्ट सीरीज में हो रहा है रिलीज, तो वो आपका होता है आपका स्पाइरल। सिक्वेंशियल में तो क्या होता है, एक बार में ही आपका क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। सारे के सारे जो फेज होते हैं हमारे 6 फेज होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल के, तो वो सारे फेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इंक्रीमेंटल रिलीज हो रहे हैं, मतलब सीरीज में पहले कुछ पार्ट रिलीज हुआ, फिर दूसरा हुआ, उसके अंदर कुछ अगर एरर आए तो उसको रिमूव किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड दोबारा से दूसरा फेज बना, फिर तीसरा पार्ट बना, इस तरह से रिलीज होता है। मतलब पार्ट में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज होता है, वो आपका होता है स्पाइरल मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो सॉरी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। तो यहाँ पे रहेगा आपका ओनली फर्स्ट वन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग का जो अदर नेम होता है वो आपका होता है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग को आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, ये बोलते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द बाइनरी वेरिएबल फॉर ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म बाय ए। जब आप इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप्स को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो कि ये इनपुट रहेंगी और उसके रिस्पेक्ट में ये आउटपुट आएंगी, तो वो आपकी क्या होती है, ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है। एक टेबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल की फॉर्म में आप दिखा रहे हो कि ये इनपुट गई तो ये आउटपुट आई, तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप आप दिखा रहे हो टेबुलर फॉर्म में वो आपका क्या होता है, ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मॉड्यूल ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज सेड टू बी लॉजिकली कोहेसिव। अच्छा देखो, एक होता है कपलिंग, एक होती है कोहेजन। कोहेजन होती है कि अगर आपका एक मॉड्यूल है, ठीक है, उस मॉड्यूल के अंदर उस मॉड्यूल के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एक दूसरे पे डिपेंड हैं, वो होता है कोहेजन, ठीक है। कपलिंग होती है कि दो मॉड्यूल आपस में कितने लिंक्ड हैं, कितने डिपेंडेंट हैं दो मॉड्यूल, वो कपलिंग होती है। और कोहेजन होती है कि एक मॉड्यूल के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एक दूसरे पे डिपेंड है, वो होता है कोहेजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉजिकली कोहेसिव पूछा है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। अब देखो एक मॉड्यूल के अगर एलिमेंट्स अलग अलग काम कर रहे हैं तो क्या उनमें डिपेंडेंसी होगी, नहीं होगी। डिपेंडेंसी तो तभी होगी ना जब वो अगर सेम वर्क करें, अगर वो सेम काम कर रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स तब डिपेंडेंट होंगे वो, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सारे एलिमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है। सेकेंड है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल्स परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशंस लाइक एरर हैंडलिंग, डेटा इनपुट। अब यहाँ पे ऑपरेशन तो सेम परफॉर्म हो रहे हैं बट कोई एरर हैंडलिंग कर रहा है, कोई डेटा के इनपुट कर रहा है, ठीक है। काम तो अभी भी वो अलग अलग ही कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या है, नहीं होगा। नेक्स्ट है, इफ द सेट ऑफ फंक्शंस ऑफ द मॉड्यूल आर द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, ये भी नहीं होगा। डी कह रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल कोऑपरेट टू अचीव ए सिंगल फंक्शंस। मतलब एलिमेंट्स जो है एक मॉड्यूल के, अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं एक ही फंक्शंस के लिए क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, एक ही फंक्शंस को अचीव करने के लिए एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। वो होता है आपका लॉजिकली कोहेसिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स अलग अलग हैं बट काम वो एक ही कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, एक ही फंक्शंस को अचीव कर रहे हैं, तब आपका होता है लॉजिकली कोहेसिव। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जावा कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड। जो जावा का कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है आपके बाइट कोड में, ठीक है। पहले आपका सोर्स कोड किसमें कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में होता है। फिर आपका जो बाइट कोड है वो आपका क्या होता है, जो जेवीएम मशीन होती है हमारी, ठीक है, वहाँ पे जाके रन होता है, ठीक है। वहाँ से बाइट कोड आपका फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट कोड आपका एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का है, इट फैसिलिटेट द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ डिजिटल सर्किट्स, बिल्कुल ठीक है।
सेकेंड है एक्सप्रेशन इन एल्जेब्रिक फॉर्म द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द लॉजिकल डायग्राम। हाँ देखो, आप जो लॉजिकल डायग्राम जो आपने बनाया है, ठीक है, उसमें जो इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये भी आप क्या होता है, आपका बूलियन अलजेब्रा होता है। देखो बूलियन अलजेब्रा में यही होता है कि कोई भी सर्किट होगा, उस सर्किट की क्या इनपुट जाएगी, क्या आउटपुट आएगी, कैसे वो वर्क करा, वो सारा हम किस में दिखाते हैं, बूलियन अलजेब्रा में ही दिखाते हैं। तो डिजिटल सर्किट की डिज़ाइनिंग भी होती है और इनपुट आउटपुट की जो रिलेशनशिप होती है वो भी आप बूलियन अलजेब्रा में क्या करते हो, एल्जेब्रिक फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हो। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी ट्रू हैं, तो बोथ ए एंड बी आर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQA, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बोला है। देखो एस मीन्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइनरी सर्च ट्री। अब देखो बाइनरी सर्च ट्री हमने पहले भी इसके PYQ किए हैं। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि जब आप बाइनरी सर्च ट्री कहता है कि जो आपकी रूट नोड होगी उसके लेफ्ट में क्या होंगे, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो लेस देन होंगे, और जो उसका राइट सब ट्री होगा उसमें आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे आपके ग्रेटर देन होंगे। यहाँ पे लेस होंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन होंगे, यही होता है, BST यही बोलता है। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ ए नोड n, यहाँ पे नोड n का मतलब क्या है, रूट से है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एट नोड n इज लेस देन एवरी वैल्यू इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द नोड। कि इन्होंने बोला कि जो नोड है उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी उसके लेफ्ट सब ट्री से। ऐसा नहीं होता लेफ्ट में लेस देन होते हैं, ये वैल्यू जो है होती है लेफ्ट से ग्रेटर देन होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। सेकंड है द वैल्यू एट नोड n इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एवरी वैल्यू इन द राइट सब ट्री ऑफ n। अब इन्होंने बोला कि राइट से बड़ी होती है, नहीं, राइट में बड़े होते हैं, लेफ्ट में छोटे होते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट से तो बड़ी होती है और राइट से छोटी होती है, तो दोनों मतलब उल्टा लिखा हुआ है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। इन्होंने बोला है फर्स्ट में इन्होंने बोला कि ये जो वैल्यू होती है ये लेस देन होती है लेफ्ट से ये ग्रेटर देन होती है, और सेकंड में बोला है कि राइट से ये क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, राइट से छोटी होती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। तो इन्होंने पूछा है करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका नाइदर 1 और नोर 2, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट एट विच पेज फॉल्ट अकर्स इज नोन एज। अच्छा, मतलब जो पेज फॉल्ट अकर्स होते हैं, ज़्यादा पेज फॉल्ट अकर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका जो रेट होता है, स्वैपिंग, थ्रेसिंग, पेजिंग एंड कॉम्पैक्शंस। तो ये होता है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है कि जब आपका बहुत ज़्यादा एक हाई रेट में क्या होते हैं, पेज फॉल्ट होते हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो पेज इन पेज आउट मतलब स्वैपिंग करने में ही टाइम वेस्ट कर देता है। मतलब कभी मेमोरी से पेज लेके आ रहा है बार बार, क्योंकि बहुत सारे पेज फॉल्ट हो जाते हैं। जब ज़्यादा पेज फॉल्ट होते हैं तो आपका जो CPU है फिर वहाँ पे क्या होगा, आइडल रहेगा, क्योंकि CPU को पेज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। पेज फॉल्ट हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बार बार सेकेंडरी मेमोरी से पेज कहाँ आ रहे हैं, आपके मेन मेमोरी में लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे CPU क्या हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि CPU को वेट करना पड़ रहा है, CPU बिजी रह रहा है, क्योंकि पेज फॉल्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो जो पेज फॉल्ट होता है वो आपका कौन दिखाता है, थ्रेसिंग दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका, 31 था, तो इसका आंसर रहेगा थ्रेसिंग, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नोड एंड डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। तो देखो उन्होंने कहा बाइनरी सर्च ट्री की बात में डिलीशन कैसे करते हैं। अभी हमने पढ़ा बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि जिसमें जो लेफ्ट में होते हैं, लेफ्ट सब ट्री आपका छोटा होगा और राइट सब ट्री आपका नोड से बड़ा होता है, ठीक है। अब इसने बोला फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ नोड n हैज़ नो चिल्ड्रन देन जस्ट रिप्लेस लोकेशन ऑफ n इन द पेरेंट नोड बाय द नल पॉइंटर। इन्होंने कहा देखो सपोज करो ये आपका एक बाइनरी ट्री है, ठीक है, ये सपोज करो एक आपका बाइनरी ट्री है, तो यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे सपोज करो 20 है, तो यहाँ पे क्या होगा 23 होगा, और यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है 19 आ सकता है, यहाँ पे आपका
सॉरी यहाँ पे 11 आ सकता है, यहाँ पे आपका 21 आ सकता है, ऐसे हो सकता है क्योंकि देखो ये 23 है तो इधर छोटा 20, लेफ्ट में सारे छोटे हैं, 23 से 20, 21 और 19 ही लगा लो, ठीक है। उसके बाद इधर क्या होंगे, इधर बड़े होंगे, तो यहाँ पे मान लो सपोज करो 25 है, ठीक है। ऐसा है, ये आपका बाइनरी सर्च ट्री है कि लेफ्ट में सारे छोटे हैं रूट से और राइट में सारे बड़े हैं रूट से। तो इन्होंने बोला फर्स्ट स्टेटमेंट कि आपको डिलीशन करनी है, और डिलीशन एक ऐसे नोड की हो जिसका कोई भी चिल्ड्रन ना हो। तो देखो यहाँ पे अगर आपको नोड 11 डिलीट करनी हो, 21 डिलीट करनी हो या 25 डिलीट करनी हो, तो अगर ऐसी डिलीशन करनी है तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, मतलब इसको क्या दिखा दो, यहाँ पे नल दिखा दो कि यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है। इसको डिलीट करना है तो इसको भी नल दिखा दो, इसको भी डिलीट कर दो, इसको भी नल दिखा दो। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि अगर ऐसी नोड है जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो आप क्या कर दो, नोड को डिलीट कर दो और उसको क्या दिखा दो, उसके पेरेंट नोड में क्या दिखा दो, वहाँ पे नल पॉइंटर है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, वो तो ईजी है बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड बोल रहा है कि इफ नोड एन हैज़ 2 चिल्ड्रन देन रिप्लेस इट बाय प्री ऑर्डर सक्सेसर, कि अगर ऐसी नोड है जो डिलीट करनी है, उसके 2 चिल्ड्रन हैं। तो अभी देखो सपोज करो यहाँ पे अभी हमने माना कि यहाँ पे 23 था, यहाँ पे कोई नोड थी 20, यहाँ पे कोई नोड आई 25 और यहाँ पे कोई नोड थी आपकी 19 और यहाँ पे आपकी कोई नोड थी 21, ठीक है, ये था। तो अब इन्होंने बोला कोई ऐसी नोड डिलीट करनी है जिसके 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन सपोज करो आपको 20 डिलीट करना है, ठीक है, इसके 2 चिल्ड्रन 19 और 21। तो जो अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करोगे तो उस नोड को आप किससे रिप्लेस करोगे, इन्होंने बोला प्री ऑर्डर सक्सेसर से। तो प्री ऑर्डर सक्सेसर देखो क्या होता है, प्री ऑर्डर सक्सेसर कहता है कि पहले आप रूट नोड, पहले आपकी रूट नोड होगी, फिर आपकी लेफ्ट होगा, फिर आपका राइट ट्रैवर्स होगा। तो अगर मैं इस ट्री का प्री ऑर्डर सक्सेसर बताऊं तो क्या होगा, देखो प्री ऑर्डर में पहले क्या होगी, रूट होगा, ठीक है। तो पहले 23 आएगा, नेक्स्ट 23 के बाद 20 आएगा, पहले रूट किया, फिर रूट का के बाद लेफ्ट किया, तो इसके लेफ्ट में आए, तो फिर 20 देखा तो 20 खुद एक रूट है तो ये रूट किया, फिर उसके बाद इसका लेफ्ट में आया इसका 19, देन इसका 21 लेफ्ट सब ट्री हो गया, फिर आपका 25, ये इसका क्या बनेगा, प्री ऑर्डर सक्सेसर बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला जब आप 20 को डिलीट कर रहे हो तो इसके प्री ऑर्डर सक्सेसर से, तो देखो 20 का प्री ऑर्डर सक्सेसर क्या है, 19 है, क्या है 19 है। तो क्या यहाँ पे इसको 19 से रिप्लेस करेंगे, नहीं, इसको यहाँ पे हम 19 से रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये किससे रिप्लेस होगी, हमेशा 21 से रिप्लेस होगी, तो यहाँ पे 21 आएगा, 19 से रिप्लेस नहीं होती। तो ऐसा जब कभी होता है तो हम प्री ऑर्डर सक्सेसर नहीं देखते, हमारा जो है इन ऑर्डर सक्सेसर देखा जाता है। कि अगर आप इसको देखोगे तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, ये प्री ऑर्डर सक्सेसर से नहीं होता, ये इन ऑर्डर सक्सेसर से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 20 को करूँगी तो 21 से रिप्लेस होगा ये, ना कि 19 से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। कभी भी ऐसे अगर नोड है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं और आपको उसको डिलीट करना है तो आप उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से उसको क्या करो, रिप्लेस करो, ना कि प्री ऑर्डर सक्सेसर से, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर सक्सेसर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ओनली 1 इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कंसिडर ए मेन मेमोरी विद कैपेसिटी ऑफ 4 पेज फ्रेम्स विच आर इनिशियली एम्प्टी, द पेज रेफरेंस ये गिवन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यूजिंग द फीफो। अब देखो यहाँ पे पेज फॉल्ट का क्वेश्चन आया है, इन्होंने कहा एक मेमोरी में कितने क्या है, 4 पेज फ्रेम है, ठीक है, 4 क्या है पेज फ्रेम है। तो 1 2 3 4, 1 2, ठीक है, 4 फ्रेम है। और ये हमारी क्या है, पेज रेफरेंस है कि पहले पेज नंबर 1 CPU को चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए, नेक्स्ट 4 चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 चाहिए, उसके बाद 2 चाहिए, उसके बाद यहाँ पे फिर 1 चाहिए और 7 और ये 5 और ये 6, ये आपकी क्या है पेज सीक्वेंस है, ठीक है। और इन्होंने बोला कितने पेज फॉल्ट होंगे यूजिंग फीफो, फीफो से पूछा है।
तो फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पेज पहले मेमोरी में आया था उसी से आप क्या करो, रिप्लेस करो। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस की मैंने अलग से पूरी टॉपिक्स की वो बना रखी है वीडियो, जिसमें हमने सभी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले फीफो देखो, सबसे पहले कह रहा है पेज जो फ्रेम है एम्प्टी है, तो पहले पेज रेफरेंस आया 1, तो यहाँ पे इस टाइम पे मेमोरी में कोई भी पेज नहीं है, तो आप 1 को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपने फीफो को यूज़ नहीं किया। फीफो पॉलिसी यूज़ कब होगी, जब आपके फ्रेम फुल हो और तब आपको कोई नया पेज यहाँ पे लाना हो, तब आप रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हुई क्योंकि हमारी मेमोरी स्टार्टिंग में एम्प्टी थे, हमारे सारे के सारे फ्रेम। फर्स्ट पेज की रेफरेंस आई, हमने सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में एक फ्रेम में, किसी भी एक फ्रेम में क्या कर दिया, पेज को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड रिक्वेस्ट आई 3 की, तो देखो यहाँ पे पहले पेज नहीं था, पेज लाया गया सेकेंडरी मेमोरी से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मिस हुआ है, पेज फॉल्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद 3 आया, मेमोरी में सिर्फ पेज नंबर 1 है तो उसको चाहिए 3, तो इन्होंने क्या किया, हमारे पास मेमोरी भी एम्प्टी थी तो इन्होंने 3 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, कोई पॉलिसी फीफो को यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी भी हमारे पेज फ्रेम क्या है, एम्प्टी है, तो यहाँ भी क्या हुआ, मिस हुआ। नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट पेज आया 4। अब क्या 4 मेमोरी में है, मेमोरी में सिर्फ 1 और 3 है, 4 नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, आपका मिस हुआ है। और मिस हुआ है तो आप देखो मेमोरी में अभी भी स्पेस है, तो इन्होंने क्या किया, जो फ्री स्पेस था वहाँ पे पेज को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट आया फिर 4 मेमोरी में चेक किया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हिट हो गया, क्योंकि 4 मेमोरी में ऑलरेडी है तो पेज हिट हुआ है। नेक्स्ट आया 3, तो देखो 3 भी आपकी क्या है, मेमोरी में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपकी मेमोरी में ऑलरेडी 4 था तो उसको हिट हुआ। अब नेक्स्ट है 3, तो 3 भी यहाँ पे क्या हुआ है, हिट हुआ है, क्योंकि आपका जो पेज 3 है वो भी आपके ऑलरेडी मेमोरी में है, तो 3 भी यहाँ पे हिट हुआ। नेक्स्ट फिर आया 2, तो क्या यहाँ पे 2 है, तो आप देखो 2 को अगर देखें तो 2 आपकी मेन मेमोरी में यहाँ पे नहीं है तो 2 नहीं है, तो 2 फिर क्या हुआ, यहाँ पे मिस हुआ और हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि अभी भी हमारे पास मेमोरी में एक फ्रेम था, 4 फ्रेम थे ना, तो एक फ्रेम अभी भी एम्प्टी था तो हमने 2 को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आया 1, तो 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या हुआ, हिट हुआ, तो हिट हुआ तो 1 भी एज इट इज़ आपका मेमोरी में आ गया। यही था ना, 1 3 4 4 3 2 1 7 5 6, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आया आपका 7, तो क्या 7 मेमोरी में है, मेमोरी में 7 नहीं है। उसके बाद आप देखो क्या है, 7 को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले 1 आपका मेमोरी में आया था, तो 7 भी आपके यहाँ पे क्या हो गया, मिस हो गया, ठीक है। और बाकी आपके एज इट इज़ रहे। नेक्स्ट आया 5 भी यहाँ पे मिस हुआ, क्योंकि फिर 5 को रिप्लेस करेंगे हम 3 से, तो यहाँ पे आपका 5 आ गया, और 6 भी आपका क्या हुआ, यहाँ पे मिस हुआ। तो कितने मिस हुए यहाँ पे, 1 2 3 और 4 5 6 और 7, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पे कितने मिस हुए हैं, आपके 7 मिस हुए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, पेज नंबर 1 3 4 ये मिस हुए, तीनों ये मिस हुए, फिर ये आपका हिट हो गया, ये भी आपका हिट हो गया, ठीक है। एक फ्रेम एम्प्टी था तो ये आपका उस फ्रेम में आ गया, ये भी मिस हुआ था आपका, 3 ये 4 मिस हुए, फिर ये आपका ऑलरेडी था और 3 ये हुए, तो 7 आपके यहाँ पे क्या हुए, पेज फॉल्ट हुए हैं। जब आपके पेज फ्रेम कितने थे, 3 थे, सॉरी 4 पेज फ्रेम थे ना, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू कैलकुलेट द हैश फंक्शंस। देखो हैश फंक्शंस ये मैंने पहले भी अभी हमने PYQ में किया था, हैश फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन मेथड है कि हम फोल्डिंग मेथड से हम करते हैं, मॉडुलर मेथड से भी करते हैं, डिवीजन मेथड से भी करते हैं, लेकिन रीहैशिंग हम नहीं करते। अगर आपको एक आपके पास हैश टेबल गिवन है, उसका साइज़ गिवन है, और आपको अगर कोई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है, तो हम मॉडुलर मेथड यूज़ करते हैं, मोड निकालते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसी बेस पे हम क्या करते हैं, उसी प्लेस पे हम उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। या फिर हम डिवीज़न मेथड से भी करते हैं और फोल्डिंग मेथड से भी करते हैं। रीहैशिंग हम कब करते हैं, जब अगर आपकी पेज जो टेबल है, हैश टेबल, उसका साइज जब फुल हो जाए, ठीक है, तब हम रीहैशिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, रीहैशिंग, क्योंकि ये एक
हैश फंक्शंस नहीं है, ये आपका क्या है, अगर पेज टेबल फुल हो जाती है तब आप रीहैशिंग यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट OSI मॉडल। OSI मॉडल के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है OSI मॉडल का, लेयर 1 थ्रू 3 आर एंड टू एंड। अच्छा, इन्होंने बोला कि आपकी जो लेयर होती है OSI मॉडल में, पहले होती है एप्लीकेशन लेयर, देन होती है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर होती है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ऐसी होती है। तो उन्होंने बोला जो फर्स्ट 3 नोड होती है ये आपकी एंड टू एंड दिखाती नहीं, ये आपकी क्या होती हैं, जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना वो आपकी एंड टू एंड दिखाती है। ये आपकी एंड टू एंड कनेक्टिविटी आपकी कौन डिसाइड करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट 3 लेयर हैं 1 2 3 वो आपकी एंड टू एंड है। तो ये आपकी सिर्फ लॉजिक एक नेटवर्क के अंदर की जो फंक्शनिंग है वो करती है, रूट डिसाइड करती हैं, फ्रेम में कन्वर्ट करती हैं डेटा को, बिट की फॉर्म में फिर कन्वर्ट करके डेटा को ट्रांसमिट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि ये एंड टू एंड नहीं, एंड टू एंड आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि लेयर 4 थ्रू 7, 4 से लेके 7 तक की जो आपकी ऊपर की जो लेयर है वो चेंज होती है। इन्होंने कहा कि देखो हमें पता है एक सेंटर साइड पे OSI मॉडल वर्क करता है, साथ में आपके रिसीवर साइड पे भी सेम लेयर्स पे काम होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो ऊपर की जो लेयर है ये आपस में लिंक होती है, डायरेक्ट कनेक्ट होती है, चेन होती है उनके बीच में नहीं, सारी की सारी जो लेयर्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप काम वर्क करती हैं। ठीक है, जब हम सेंटर की बात करें तो हम टॉप से बॉटम में वर्क करते हैं। ठीक है, हर लेयर जो है अपनी ऊपर वाली लेयर से क्या लेती है, सर्विस लेती है। और जब हम रिसीवर के एंड पे बात करें तो हम बॉटम टू टॉप जाते हैं। ठीक है, पहले फिजिकल लेयर पे डेटा बिट की फॉर्म में हुआ, फिर उसके फ्रेम रिजेंबल हुए, फिर पैकेट बने, फिर आपका ऊपर जाता है। ठीक है, तो हमारे जो 4 to 7 वाली लेयर होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, चेन नहीं होती, वो अपनी ऊपर वाली लेयर से क्या लेती है, सर्विस लेती है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा नाइदर 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इन OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट। तो देखो डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट आपकी सेशन लेयर करती है। ठीक है, नेटवर्क लेयर रूट डिसाइड करती है, यहाँ पे पैकेट की फॉर्म में डेटा आता है, फिजिकल लेयर में आपका बिट की फॉर्म में डेटा जाता है, ये आपका क्या है, बिट बाय बिट क्या करती है, डेटा ट्रांसमिट करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर अभी हमने पढ़ा एंड टू एंड कनेक्टिविटी करती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मैसेज आता है। और सेशन लेयर क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो सेशन है उसको इस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन करना, सेशन को टर्मिनेट करना। टोकन मैनेजमेंट डायलॉग कंट्रोल्स आपका कहाँ होता है, सेशन लेयर पे होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सेशन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का टाइप बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम। देखो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो जब हम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसका टाइप है। बट जो ये ऑनलाइन है, डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम, ये क्या है, ये मेथड्स हैं। ठीक है, ये इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को ये कैसे वर्क करेगा, ये वो मेथड्स हैं, ये टाइप नहीं है। ठीक है, तो टाइप यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग अनडायरेक्टेड ग्राफ। नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इवन। देखो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो इन्होंने बोला कि जब हमारा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, हमारा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें कोई डायरेक्शन गिवन नहीं होती, मतलब स्पेसिफाई नहीं होता कि ये जो एज है वो A to B है या फिर B to A है, वो आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। अब यहाँ पे जो ये एज है, सपोज करो यहाँ पे A है, ये आपका B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, ये वर्टेक्स के नेम है। ठीक है, तो जो ये वाला एज है वो क्या बता रहा है, वो AB को भी बता रहा है कि AB की भी कनेक्टिविटी है और BA की भी कनेक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्शन होती, ऐसी डायरेक्शन हो या फिर ऐसी हो, तो वो फिर क्या बताएगा, अगर ये डायरेक्शन है तो ये बताता है कि A और B की लिंकिंग है, और ये है होता तो B to A है। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड कहता है कि एक ही एज जो इसमें क्या होती है, कोई भी स्पेसिफाई नहीं होता, वो दोनों अगर नोड वर्टेक्स के बीच में अगर कोई एज है तो वो AB भी आप रीड कर सकते हो और B to A भी ट्रैवर्स यहाँ पे कर सकते हो। ये होता है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इन्होंने बोला अगर आपका एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो ओड डिग्री के वर्टेक्स इवन होंगे।
देखो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आप देखो ओड डिग्री के वर्टेक्स इन्होंने बोला इवन होंगे, तो यहाँ पे इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है 2 है, इसकी भी डिग्री क्या है 2 है, इसकी भी डिग्री क्या है 2 है, ठीक है। तो ओड डिग्री का मतलब क्या है, जब एक वर्टेक्स से क्या हो, 3 जो हो, 3 एज हो जिसके, उसको बोलते हैं ओड डिग्री। अब इस ओड डिग्री कब होगी, सपोज करो ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इस ए की डिग्री क्या होगी 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 एज, यहाँ से आप ए से आप बी पे भी जा सकते हो, ए से आप डी पे भी जा सकते हो, ए से आप सी पे भी आ सकते हो। तो ए से आप 3 और वर्टिसेस को क्या कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो। तो इट मीन्स ए की डिग्री यहाँ पे क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। अब बी की डिग्री देखें तो बी की डिग्री देखो, बी से आप ए आ सकते हो, बी से आप डी आ सकते हो, तो बी की डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। अगर हम सी की डिग्री देखें तो सी से आप ए जा सकते हो, सी से आप डी जा सकते हो, तो यहाँ पे भी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। और अगर आप डी से देखो तो डी से आप ए भी आ सकते हो, बी भी जा सकते हो, सी भी जा सकते हो, तो यहाँ पे भी इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। तो इन्होंने अब देखो यहाँ पे बोला अगर ओड डिग्री के यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं, 2 वर्टेक्स हैं, एक ए वर्टेक्स इसकी डिग्री 3 है और एक डी वर्टेक्स इसकी डिग्री क्या है 3 है जो ओड है, ठीक है। तो अगर ऐसा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है तो ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री 3 होगी वो कैसे होंगे, इवन नंबर में होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही वर्टेक्स हैं जिनकी ओड डिग्री है, तो 2 मतलब इवन नंबर है, ठीक है। सपोज करो मैंने एक यहाँ पे भी लगा दिया, एक एज यहाँ पे भी, ये भी एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो अब आप देखो यहाँ पे बी की डिग्री कितनी हो जाएगी, बी से आप ए भी जा रहे हो, सी भी जा रहे हो, डी भी जा रहे हो, तो यहाँ पे बी की डिग्री भी क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। सी की भी डिग्री क्या हो गई यहाँ पे 3 हो गई। तो देखो सबकी डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। तो ओड डिग्री के वर्टेक्स यहाँ पे अब कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। चारों के चारों वर्टेक्स ओड डिग्री के हो गए, तो 4 भी क्या एक इवन नंबर है। तो इसने बोला कि अगर आप अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हो और अगर ओड डिग्री होगी तो ऐसे कितने वर्टेक्स होंगे जिनकी ओड डिग्री होगी, वो जो वर्टेक्स की संख्या होगी, नंबर होंगे, वो आपके इवन नंबर में होंगे, ठीक है। हमेशा इवन नंबर के वर्टेक्स की ही डिग्री क्या होगी ओड होगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कहता है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्सेस इवन, और जब भी आप अनडायरेक्टेड ग्राफ में सभी वर्टेक्सेस की डिग्री का सम करोगे तो वो हमेशा क्या होगा इवन होगा, ठीक है। क्या होगा इवन होगा। देखो यहाँ पे 3 3 3 3 तो 12 हुआ, ठीक है। इससे पहले अगर जो था वो क्या था, 2 की 3 थी, 2 की 2 थी, तो 3 3 6 2 4 10। मतलब जब भी आप अनडायरेक्टेड ग्राफ में सभी की डिग्री का सम करोगे तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो जो वर्टेक्स का जो होगा तो वो होगा 2 इंटू ई, मतलब जो वर्टेक्स के नंबर ऑफ एज होंगे वो हमेशा इवन होंगे, 2 के मल्टीपल ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है करेक्ट है, ठीक है, कि ओड डिग्री के वर्टेक्स हमेशा इवन नंबर में होंगे और सभी की डिग्री का सम जो होगा हमेशा इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स क्या है ट्रू हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका जो है आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 2 नॉन कॉन्टिन्यूस फ्री पार्टीशन ऑफ साइज ए एंड बी आर अवेलेबल। अभी देखो इन्होंने कहा है कि 2 नॉन कॉन्टिन्यूस है, आपकी सपोज करो एक मेमोरी है, या आपकी एक मेमोरी गिवन है, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये मेमोरी में कोई स्पेस है, फ्री स्पेस है, एक स्पेस है ए और एक है बी, ये जो है नॉन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सपोज करो ये वाला स्पेस है फ्री स्पेस और यहाँ पे ये वाला स्पेस फ्री स्पेस है, दोनों ही क्या नॉन कॉन्टिन्यूस फ्री स्पेस है, ठीक है। अब एक प्रोसेस का साइज है सी, कोई एक नई प्रोसेस आई है जिसका साइज क्या है सी है, ठीक है। और जो सी है वो कैन नॉट बी एलोकेटेड इवन व्हेन ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। जब इन्होंने कहा आपने जो ये वाला स्पेस है और ये वाला स्पेस है, अगर इन दोनों स्पेस को इकट्ठा कर दिया, प्लस किया, टोटल किया इनका, और तब भी वो जो स्पेस है वो आपके इसके साइज से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे साइज क्या था 2 KB का फ्री था, यहाँ पे भी क्या था 2 KB का फ्री था, और कोई एक प्रोसेस आई थी जिसका साइज क्या था आपका 3 KB की कोई प्रोसेस आई, ठीक है। 3 KB की कोई प्रोसेस आई और हमारे पास 2 स्पेस अवेलेबल थे जो नॉन कॉन्टिन्यूस फ्री थे पर वो, ठीक है। यहाँ पे 2 KB था, यहाँ पे 2 KB था। अब इन्होंने बोला कि जब हमने ए और बी को प्लस किया तो यहाँ पे 2 KB मतलब 4 KB हो गया, तो जो हमारा 4 KB है वो हमारा बड़ा है जो हमारी प्रोसेस का साइज था। प्रोसेस का साइज हमारे यहाँ पे 3 KB है, ठीक है। तो ऐसा है, या फिर यहाँ पे बोल सकते हो कि ए लेस देन सी है और बी लेस देन सी है। देखो ए की वैल्यू क्या है, ए लेस देन सी, ए यहाँ पे क्या 2 KB है,
2 KB आपके 3 KB से क्या है, छोटा है। बी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 KB भी 3 KB से छोटा है। तो मतलब ये तीनों कंडीशंस कह रहा है कि अगर आपका दोनों को साइज मिला के भी आपका साइज बड़ा है आपकी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट से, जो नई प्रोसेस आई उससे, और आपका जो अगर आप इंडिविजुअल देखें तो दोनों ये जो साइज़ हैं, जो फ्री स्पेस है, वो आपके इससे कम है। ठीक है, इंडिविजुअल देखें तो ये जो न्यू प्रोसेस आई है इससे आपका जो स्पेस अवेलेबल है आपके पास फ्री है, वो दोनों स्पेस आपसे कम है। ठीक है, नहीं से, और लेकिन आप इन दोनों को जब प्लस करते हो तो वो फिर स्पेस आपका ज़्यादा हो जाता है आपकी नई प्रोसेस से। ठीक है, तो इस टाइप की जब प्रोसेस होती है तो आप क्या करो, यहाँ पे एलोकेशन नहीं कर सकते। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था कि जब हमारे पास स्पेस अवेलेबल होता है हमारी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके पास स्पेस फ्री है बट वो स्पेस नॉन कॉन्टीन्यूअस है, तो आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते। और ये जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का क्या नाम होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, क्योंकि आपके पास 4 KB का स्पेस अवेलेबल है, फ्री है, बट वो स्पेस कॉन्टीन्यूअस नहीं है, क्योंकि जो कोई प्रोसेस आई है, नई प्रोसेस आई है, उसको 3 KB चाहिए और 4 KB आपके पास मेमोरी में है, फ्री स्पेस है, बट आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते उसको। क्यों? क्योंकि वो नॉन कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस होता तो आपका 3 KB ईजिली 4 KB में आ जाता। ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस। ठीक है, तो इसने भी यहाँ पे यही बोला, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम अक्कर हो रही है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है, कि आपके पास मेमोरी में स्पेस है, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा ही स्पेस है, बट वो स्पेस नॉन कॉन्टीन्यूअस है, तो आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते प्रोसेस को। तो वहाँ पे फिर क्या हो रही है, वेस्टेज ही हो रही है ना, कि प्रोसेस में क्योंकि मेमोरी में स्पेस होते हुए भी आप उसको एलोकेट नहीं कर पा रहे, वो वेस्टेज ही हो रही है। तो वहाँ पे कौन सी फ्रेगमेंटेशन होती है, आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। तो यहाँ पे आज हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। यहाँ पे बस सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, बाकी बहुत इजी था ये क्वेश्चंस भी। तो इसका आंसर रहेगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो आज का हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो है, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी एंड प्लेसिंग इट इनटू डिस्क। मेमोरी से लेके आना, मेमोरी से, देखो यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है तो यहाँ पे आपकी मेन मेमोरी है। ठीक है, और डिस्क की बात हो तो आपकी सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा जब कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी से आप सेकेंडरी मेमोरी में प्लेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है। और स्वैपिंग में किस टाइप की, स्वैपिंग आउट हो रही है। ठीक है, देखो मेमोरी से आप बाहर कर रहे हो, यहाँ पे आपका CPU होता है, CPU आपका डायरेक्ट मेन मेमोरी से कनेक्ट होता है, यहाँ से वो डेटा एक्सेस करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा जब आप क्या करते हो, किसी प्रोसेस को लिफ्ट उठाते हो और उसको क्या कहाँ प्लेस कर देते हो, सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो आपका, देखो मेमोरी, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के बीच में प्रोसेस को लाना और ले जाना, वो आपका क्या होता है, स्वैपिंग होता है। ठीक है, बट इन्होंने कहा जब मेमोरी से बाहर आया है, मेमोरी से बाहर डिस्क में गया, तो वो होता है आपका स्वैपिंग आउट। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाते हो तो वो होता है आपका स्वैपिंग इन। मतलब मेमोरी में लाना स्वैपिंग इन और मेमोरी से बाहर निकालना स्वैपिंग आउट। तो इसका यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका स्वैपिंग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज 40 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली 20 क्वेश्चंस ही करते थे अभी तक, हम जो भी अब जितने भी हमने PYQ सीरीज़ में की हैं तो 20 क्वेश्चन हमने रखा था, लेकिन आज हमने ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो भी हमारी क्या हो गई, लंबी हो गई है। ठीक है, लेकिन हमने आज कुछ नए टॉपिक्स भी देखे हैं और बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, PYQ के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं और PYQ के साथ। और ये जो आपके PYQ रहे ये आपके DSC TGT 2021 के हैं। अभी तक हम PGT के किए थे, आज हमने TGT के किए हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए